यूनाइटेड थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फेडरेशन ऑफ दिल्ली लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय सहकार नीति 2025 एवं उसका राज्य सहकारिता पर प्रभाव विषय पर भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई और कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथिगणों का पुष्पगुच्छ देकर और पटका पहनाकर भव्य स्वागत भी किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथिगणों का भव्य स्वागत किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री लेखराज सिंह, अतिरिक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं दिल्ली श्री दीनानाथ ठाकुर, संरक्षण सहकार भारती श्री सुनील गुप्ता, अध्यक्ष यूनाइटेड थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फेडरेशन ऑफ दिल्ली श्री वेद प्रकाश सेतिया, कार्यकारी निदेशक भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ श्री राम इकबाल जी, नेकाब के अध्यक्ष आदि गणमान्य व्यक्तियों ने पहुंचकर अपने विचार व्यक्त किए। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। फेडरेशन के अध्यक्ष श्री सुनील गुप्ता ने बताया कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व, मार्गदर्शन और दिशा निर्देश पर राष्ट्रीय सहकार नीति 2025 की घोषणा की गई। इससे पूर्व 2021 में सहकारिता को विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति का महत्वपूर्ण माध्यम मानते हुए पृथक सहकारिता मंत्रालय गठन किया गया था। राष्ट्रीय सहकार नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य सहकार से समृद्धि के विजन से 2047 के विकसित भारत के लिए सहकारी समिति को प्रेरक घटक बनाना है। इसके लिए सहकारिता क्षेत्र में कानूनी सुधारों, डिजिटीकरण और वित्तीय सशक्तिकरण पर जोर देना है। यह नीति महिलाओं, युवाओं, अनुसूचित जातियां की समावेशी और भागीदारी को बढ़ावा देगी। सहकार भारती के राष्ट्रीय संरक्षक श्री दीनानाथ ठाकुर ने बताया कि सहकारिता प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रही है और यह पूरे विश्व में सहयोग की भावना को बढ़ावा देती है। सहकारिता को देश के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण अंग मानते हुए उन्होंने कहा कि घर घर में सहकारिता को पहुंचाना है। राष्ट्रीय सहकार नीति का मुख्य उद्देश्य है सहकारिता क्षेत्र को सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथिगणों ने क्या कुछ अपने विचार व्यक्त किए, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम लेखराज है। मैं दानिक सर्विस से हूँ और एडिशनल रजिस्ट्रार के पद पर दिल्ली में कोऑपरेटिव सोसाइटीज डिपार्टमेंट में कार्यरत। भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता संघ का आज सेमिनार आयोजित किया गया है। कई मुद्दों से विशेष चर्चा की गई है। क्या उद्देश्य है, क्या मेन वो बिंदु हैं जिनको लेकर ये सेमिनार आयोजित किया गया है? आज का जो सेमिनार है वो हमारे थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट फेडरेशन के द्वारा और NCCUI के सहयोग से मिलकर के किया जा रहा है। और आज का इसमें जो विषय था, हमारी नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के द्वारा किस तरीके से सभी राज्यों के अंतर्गत अपनी राज्य नीति बनाकर लाभ लिया जा सकता है, उसके लिए विशेष रूप से यहाँ पे चर्चा के लिए आज सेमिनार रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प का जो नारा दिया है, विकसित राज्य का नारा दिया गया है। यदि सहकारिता की बात करी जाए तो राजधानी दिल्ली में वर्तमान में क्या स्थिति है? हाँ, बिल्कुल। जैसा कि मैंने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि जो कोऑपरेटिव का समुंदर है पूरे देश में, दिल्ली जो है उसमें
एक द्वीप जैसा, छोटा द्वीप जैसा स्थान रखता है। क्योंकि जो बड़े राज्य हैं उनके अंदर कोऑपरेटिव के अंतर्गत जो हमारा डेयरी क्षेत्र है, पैक्स हैं, और जो हमारा एग्रीकल्चर क्षेत्र है उसके अंदर बड़े रूप से काम हुआ है। लेकिन दिल्ली के अंदर क्योंकि यह एक अर्बन एरिया है तो और यहाँ पर खेती की ज़मीन की कमी है, जिसके कारण टैक्स हमारी कम है, 0 है लगभग। और यहाँ पर ज़्यादातर आवासीय सोसाइटीज़ और थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ और हमारे कोऑपरेटिव बैंक हैं, और जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत कार्यरत हैं। तो निश्चित रूप से दिल्ली सरकार, क्योंकि ये राजधानी है और दिल्ली के पूरे देश का केंद्र है, तो यहाँ की शुरुआत की जाती है वो पूरे देश के अंदर अगर देखी जाती है तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारी जो राज्य क्षेत्र सहकारिता नीति जो बनाएंगे वो पूरे देश के ऊपर प्रभाव डालें। जहाँ तक हमें ज्ञात है, छोटी जो सोसाइटी हैं करीब 6,000 के करीब चल रही हैं, जिनमें 2,000 सक्रिय हैं, वो 4,000 के लिए क्या उत्थान किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, हमारा प्रयास है, जैसा हमारी नीति का उद्देश्य है कि हमें अपने सबसे पहले नींव का सुदृढ़ीकरण करना है। तो नींव की मजबूती तभी होगी जो हमारा एग्जिस्टिंग जो हमारी सोसाइटीज़ हैं उनको हम दोबारा से मजबूत बनाएं। तो हमारी कोशिश है कि वो सारा डाटा इकट्ठा करके जो सोसाइटी डिफंक्ट हो गई हैं हम उन कारणों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्यों डिफंक्ट हो गई हैं। तो अगर उसमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, फंड्स की आवश्यकता है, तो हम अपनी सरकार से गुजारिश करेंगे कि उनको दोबारा से उभारने के लिए हमें सहायता करें, और जो भी उनके अंदर संरचनात्मक सुधारों की ज़रूरत है हम वो करने का प्रयास करें। मैं सुनील गुप्ता, यूनाइटेड थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन ऑफ दिल्ली लिमिटेड का अध्यक्ष और जन निधि कोऑपरेटिव सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। सर, यदि बात करी जाए, आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता संघ का दिवस भी मनाया जा रहा है और लक्ष्मण राव ईमानदार जी का जन्म दिवस भी मनाया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या उद्देश्य आज सेमिनार आयोजित करने का? देखिए, देश में नई राष्ट्रीय सहकार नीति 2025 कुछ दिन पूर्व यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से और श्री अमित शाह जी जो केंद्र के सहकारिता मंत्री हैं उनके माध्यम से घोषित की गई है। और इस नई राष्ट्रीय सहकार नीति के माध्यम से सहकारिता को भारत के 2047 तक विकसित देश बनाने का जो उद्देश्य रखा गया है, उसके लिए सहकार से समृद्धि का जो एक उद्देश्य राष्ट्रीय सहकार नीति में रखा है, उसको राज्य स्तर पर सभी सहकारी संस्थाओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से हमने यह गोष्ठी आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के सभागार में की है। कितनी संस्थाओं ने इसमें हिस्सा लिया है? आज की इस गोष्ठी में हमने दिल्ली प्रदेश स्तर की विभिन्न फेडरेशंस के पदाधिकारियों को, विभिन्न सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया था, जिसमें दिल्ली राज्य सहकारी संघ, राष्ट्रीय नेशनल कोऑपरेटिव अर्बन बैंक एंड क्रेडिट सोसाइटी फेडरेशन के अध्यक्ष, नेकोप के अध्यक्ष श्री रामपाल जी, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के एडिशनल रजिस्ट्रार साहब, भाई मतीदास कोऑपरेटिव, जनप्रिया कोऑपरेटिव, विजन कोऑपरेटिव, इसी तरह अनेक सहकारी संस्थाओं के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो सहकारी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान जिनका है। और आज के जो मुख्य वक्ता थे उनमें श्री वेद प्रकाश सेतिया जी NCUI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और श्री संतोष कुमार शर्मा जी पूर्व में NCDC के निदेशक रहे हैं। उन सबका यहाँ पर मार्गदर्शन आज हमें मिल रहा है।
और सहकार भारतीय राष्ट्रीय संरक्षक श्री दीनानाथ ठाकुर जी भी आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है। धन्यवाद। विषय जानना चाहेंगे सर आपका? मैं धनंजय कुमार सिंह हूं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के बोर्ड का मैं सदस्य हूं और इंडियन डाइवर्सिफाइड एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव लिमिटेड का चेयरमैन हूं। वाराणसी का रहने वाला हूं मैं। सर, भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता संघ के आज सभागार में आज सेमिनार का आयोजन किया गया है। क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या वो मुख्य बिंदु है, इस सरकार से मांग करी जा रही है? ये जो आयोजन है, भारत में राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 लागू हुई है और राज्यों पर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके लिए इस नीति पर चर्चा यहाँ चल रही है। ये अमृत काल चल रहा है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, ऐसा भारत की सरकार ने, मोदी जी ने निश्चय किया है और देश की जनता ने इसे स्वीकार किया है। इस अमृत काल में भारत को विकसित कैसे बनाएंगे और सहकारिता का उसमें क्या योगदान होगा, इस विषय पर यह राष्ट्रीय सहकारी नीति बनाई गई। भारत कृषि प्रधान देश है। आज दिल्ली में बैठ करके हम लोग थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटीज का जो योगदान होता है वो सामान्य लोगों को, छोटे लोगों को छोटी छोटी पूंजी ऋण के रूप में देने का काम ये करती हैं और जिससे लोगों के जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको सशक्तिकरण मिलता है, उनका आर्थिक उत्थान होता है। महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे प्रदेश हैं दक्षिण भारत के राज्यों में, उनकी आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा जो कारण रहा है उसमें सहकारी समितियों का, ये थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी का बड़ा योगदान रहा है। और दिल्ली में भी क्रेडिट सोसाइटीज बड़ी संख्या में है। दिल्ली में कुल 6000 क्रेडिट सोसाइटीज हैं, 6000 सोसाइटीज हैं, हाउसिंग सोसाइटीज, क्रेडिट सोसाइटीज मिला करके। उसमें से 2000 सोसाइटीज तो फंक्शन कर रही हैं, 4000 सोसाइटीज डिफंक्ट चल रही हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि उन 4000 सोसाइटीज को भारत की सहकारी नीति के अनुसार उनको ठीक से फिर से पुनर्जीवित किया जाए, उनसे काम लिया जाए और उनके सदस्यों को उसका लाभ मिले। आम आदमी, गरीब आदमी, विपन्न आदमी का आर्थिक रूप से वो कैसे समृद्ध हो सके, इसके लिए सहकारी नीति जारी की गई है और उसी पर यह चर्चा चल रही है। परिचय जानना चाहेंगे सर आपका? मेरा नाम संतोष कुमार शर्मा है। मैं भूतपूर्व निदेशक हूँ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का। उसके बाद से मैं सहकारिता से जुड़ा हूँ अभी तक। मैंने करीबन 6-7 किताबें भी लिखी हैं। 2 किताबें मेरी, एक तो आदरणीय लक्ष्मणराव इनामदार जी पर थी, दूसरी 9 जेम्स ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव मूवमेंट लिखी थी, जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिलीज की थी। उसके बाद मुझे एक इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने कहा एक किताब लिखने के लिए, जो एक सोसाइटी है केरला में, लेबर सोसाइटी है बहुत बड़ी, आज शायद वो वर्ल्ड की 2nd या 3rd लेबर सोसाइटी है, ULCC के नाम से। मुझे उसको लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में रिलीज हुई थी। और उसके बाद मैंने राम के ऊपर किताब लिखी, सहकारिता के प्रतीक राम, जो लखनऊ में रिलीज हुई थी, जहाँ पे अमित शाह जी भी आए हुए थे और आदित्यनाथ जी भी थे। और अभी मैंने एक फिक्शन लिखी है, स्ट्रेंज एनकाउंटर्स, जो अमेजन पे अवेलेबल है। सर, यदि आज बात करी जाए, राष्ट्रीय सहकारिता संघ द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। हाँ जी। क्या इसके मुख्य बिंदु है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, भारतवर्ष में कोऑपरेटिव्स को इम्पोर्टेंस जब दी गई, पहले क्या था, कोऑपरेटिव जो थे ना, एक डिपार्टमेंट हुआ करता था एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद कोऑपरेटिव्स को एक रिकॉग्निशन दी गई और 2001 में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई गई पहली बार। पहले खाली कोऑपरेटिव एक डिपार्टमेंट होता था एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में। पहली बार इतनी रिकॉग्निशन मिली
और उसके मंत्री भी बनाए गए आदरणीय अमित शाह जी। तो 2002 में पहली कोऑपरेटिव पॉलिसी आई थी। अब ये नई कोऑपरेटिव पॉलिसी आई है 2025 की कोऑपरेटिव पॉलिसी, और इसके अंदर कोऑपरेटिव्स को एक नया इम्पुटस मिलेगा, कोऑपरेटिव्स को नया बढ़ावा मिलेगा, कोऑपरेटिव्स वाइब्रेंट बनेंगे। और जो हमारा वो लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी का कि विकसित भारत बनाना है हमें 2047 तक, तो उस विकसित भारत के अंदर ये जो नई कोऑपरेटिव पॉलिसी है इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। क्योंकि कोऑपरेटिव के माध्यम से अभी करीबन 30 करोड़ कोऑपरेटिव्स के मेंबर हैं। टारगेट ये है कि 50 करोड़ इसके मेंबर हो जाएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं 140 करोड़ में से 50 करोड़ मेंबर, लगभग 40% के करीब, 30 या 40% करीब कोऑपरेटिव्स के माध्यम से जुड़ जाएंगे। और कोऑपरेटिव के अंदर पहले ट्रेडिशनल कोऑपरेटिव्स काम करते थे, कंज्यूमर में काम कर लिया, फिशरी में काम कर लिया। अब इस बार जोर दिया जा रहा है कि कोऑपरेटिव्स को डाइवर्सिफाई किया जाए, कोऑपरेटिव्स को वाइब्रेंट बनाया जाए, जिससे वो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर सके। और नारा दिया गया है सहकार से समृद्धि। सहकार एक ऐसा माध्यम बनेगा जिससे हमारा जो जीडीपी है वो इंक्रीज होगा। जब जीडीपी इंक्रीज होगा तो पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगा, लोग समृद्धशाली बनेंगे और 2047 तक हमारा सपना पूरा होगा, भारत एक विकसित राज्य बन जाएगा। परिचय जानना चाहेंगे सर, सबसे पहले आपका। मेरा नाम दीनानाथ ठाकुर है, मैं राष्ट्रीय संरक्षक सहकार भारती हूँ। सर, बात करी जाए भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता संघ का आज दिवस मनाया जा रहा है, एक सेमिनार का आयोजित किया गया है, क्या वो मुख्य बिंदु है और क्या उद्देश्य इसका है? मुख्य बिंदु इसका है राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के बारे में चर्चा, इसका क्रियान्वयन कैसे होगा राष्ट्र में उसके बारे में चर्चा, खासकर ये दिल्ली में इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव हो, ज़्यादा अच्छे से जन जन के बीच में जाए, उसके बारे में चर्चा आज के संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य है। क्या क्या वो मेन बिंदु है जिसे भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता संघ आगे लेकर चल रहा है? मुख्य बिंदु ये है कि जन जन के बीच में सहकारिता का प्रसार कैसे हो, कैसे उनके रोजगार के अवसर सृजित हो, कैसे उनकी गरीबी में कमी हो, कैसे उनके जीवन स्तर में सुधार हो, इस सब में सहकारिता की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जानकारी के अभाव में वो सहकारिता के माध्यम से फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। उनके बीच में जानकारी को ले जाना, उनको जागरूक करना, उनके लिए कार्मिकों को प्रशिक्षित करना, इन सब पर चर्चा होगी, इन सब पर विस्तार से। सहकारी सोसाइटियों को लेकर सरकार कितनी तत्पर है? बहुत तत्पर है, तभी सरकार ने ही ये नीति की घोषणा की है। ये नीति की घोषणा तो किसी और ने नहीं की है, सरकार तत्पर है। सरकार ने अलग मंत्रालय का गठन केंद्र स्तर पर किया है, काफी सशक्त हाथों में मंत्रालय है, तो इसीलिए मैं तो मानता हूँ कि सरकार बहुत ही तत्पर है। लेकिन अब सरकार से ज्यादा अब जनता को जागरूक होना पड़ेगा। सरकार तो अपना काम कर रही है, जनता को भी और लोगों को भी इस बात को समझना होगा। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं वेद प्रकाश सेतिया हूँ। मैं भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। सर, बात करी जाए भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता संघ का आज सेमिनार आयोजित किया गया है और आज इसका दिवस भी मनाया गया है सभागार के अंदर, क्या कुछ उद्देश्य हैं और क्या मुख्य बिंदु हैं? सर, आज का जो गोष्ठी आयोजित किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य है जो नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति जो जारी की गई है उस पर चर्चा करना और उसके बारे में जो उनके सदस्य संस्थाओं को और सदस्यों को उसे अवगत कराना है। लगातार मंत्रालय की भी मांग की जा रही थी, मंत्रालय भी मिल गया है और करीब 1600 के करीब यदि बात करी जाए राजधानी दिल्ली में सहकारिता सोसाइटियां चल रही हैं। किन मांगों को लेकर और किन नीतियों को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? आज का कार्यक्रम मुख्य रूप से जो नई सहकारिता नीति लागू की गई है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए रखा गया है और जो कि आगे जो सहकारिता आंदोलन को किस तरह से बढ़ाया जाए और किस तरह से जो उसके सदस्य और आमजन को लाभ दिया जाए, उसके लिए इस नीति के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं उस पर चर्चा के लिए ये आज गोष्ठी आयोजित की गई है।
सर, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ आज दिवस भी मनाया जा रहा है। एक सेमिनार का आयोजन किया गया है आज जी जी सभागार जी में। बिल्कुल। क्या इसका मुख्य उद्देश्य है, क्या मुख्य बिंदु है सर? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य तो ये है कि नई सहकार नीति आई है और सहकार नीति जो है वो भारत में आज से पहले सहकारिता के बारे में कोई एक विजन नहीं था। हम ऐसे ही घसीट रहे थे सहकारिता को, क्योंकि 1947 से लेकर और समझ लीजिए 2003 तक 2 तक कोई सहकार नीति हम नहीं बना पाए। बार बार आप देखेंगे कि वो ऑल इंडिया क्रेडिट सर्वे कमेटी रिपोर्ट ने कहा कि भाई मल्टीपर्पज सोसाइटी होनी चाहिए। उसके बाद उसके निर्णय को समय समय पर पलटा गया। अगर हम दिल्ली के संदर्भ में ही देखें तो दिल्ली में एक समय ऐसी स्थिति थी कि एक ही गांव में थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी भी है, मल्टीपर्पज सोसाइटी भी है, फार्मर सर्विस सोसाइटी भी है, पैक्स भी है और सारी डिफंक्ट है, कोई काम भी नहीं कर रही। तो एक दृष्टि जिसको कहते हैं ना, एक दूरदृष्टि, एक विजन, इसका घोर अभाव था सहकारिता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्र भारत में सहकारिता को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सहकारिता के लिए भिड़ गए कि भाई नहीं, हम सहकारिता को से दूर नहीं हो सकते। जबकि भारत चौधरी चरण सिंह जो उस समय के लोक दल के बड़े नेता थे, उन्होंने इसका विरोध किया कि भारत के परिस्थितियों में जिस प्रकार की सहकारिता हम विकसित कर रहे हैं वो कामयाब नहीं होगी। लेकिन पंडित नेहरू ने इसको एक आइडियोलॉजिकल इशू माना, एक वैचारिक इशू माना, एक आर्थिक मुद्दा नहीं माना कि भारत में स्थिति क्या है कि भारत में हम सब लोग सहकारी हैं। सहकारी मतलब सहयोग करने वाले, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और आप देखेंगे कि कुछ पुरानी किताबें पढ़ेंगे जिसमें किसान का जो पूरा वो था, वर्किंग थी, वो सहकारिता पर टिका थी, जिसमें वो मतलब खेत जोतने से लेकर अन्न उगाने से लेकर हर एक्टिविटी में सहकारिता का एक बड़ा रोल था। सहकारिता के बगैर काम चलता नहीं था। आपने मेरे लिए खेत में काम कर दिया, मैंने आपके खेत में काम कर दिया, और एक इस प्रकार का एक एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ये इस सहकारी आंदोलन का, इस सहकारी विचार का हिस्सा था। उसके बाद जो है, आज़ादी के बाद इसको एक संस्थागत रूप देने का प्रयास किया। हालांकि ये शुरुआत 1904 से हो गई थी, पर ब्रिटिश काल में मौलिक रूप से सहकारी समितियां जो थी वो थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी थी। यानी कि आप कर्ज ले लीजिए और उसको जमा करा दीजिए, तो वो थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी थी। आज़ादी के बाद ये कोशिश हुई कि इसका जो स्वरूप है वो व्यापक किया जाए, तो उसमें मल्टीपर्पज सोसाइटी, क्या नाम अपना वो पोल्ट्री सोसाइटी, और उसके कई सारे बहुत सारे डायमेंशंस उसमें विकसित करने का प्रयास किया, और वो विकसित हुए भी। पर वो जो है भारत के कुछ राज्यों तक सीमित रहे, जिसमें तो सभी लोग जानते हैं, जिस बात को कोई मैं नई बात नहीं कर रहा। गुजरात और महाराष्ट्र में सहकारी समितियां अच्छे से काम करती हैं, और हमेशा ये सवाल किया जाता है भाई अगर सहकारी आंदोलन को देखना है तो गुजरात चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ। ऐसा नहीं है। ये परिचय जानना चाहेंगे सर आप? सर, मैं भूपेश अग्रवाल और सहकारिता से मैं 2017 से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पास सहकार भारतीय दिल्ली प्रदेश में संपर्क प्रमुख का दायित्व है। यदि आज बात करें जाए, भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता संघ दिवस भी मनाया जा रहा है और आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया है इसी सभागार में। क्या उद्देश्य है इस मुख्य कार्यक्रम का आयोजन? जी, आज श्रद्धेय लक्ष्मणराव ईमानदार, जिन्होंने सहकार भारती की स्थापना 1979 में महाराष्ट्र पुणे से की थी, आज उनका जन्मदिन 19 सितंबर 1917 का उनका जन्मदिन होता है। आज उनका जयंती दिवस हम मना रहे हैं। और जो नई सहकारी पॉलिसी
भारत सरकार लेके आई है 2025, इसका लोकार्पण एक प्रकार से यहाँ पर आज किया जा रहा है। उसको समझाने के लिए दिल्ली के तमाम सहकारी संस्थाएं, चाहे वो सहकारी क्षेत्र में काम करती हैं, चाहे वो दुग्ध के क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे वो ग्रुप हाउस, उन सभी को प्रमुख लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। लगभग 1600 के करीब जो सहकारिता ये संगठन है ये चल रहा है, और क्या इसके मुख्य बिंदु हैं जिनको आज आधार बनाया गया है? जी, देखिए, देश का दुर्भाग्य ये रहा कि देश आजाद होने के बाद में यहाँ पर नई सहकारी पॉलिसी आई नहीं। आपको आश्चर्य होगा, 1982 में देश हमारा 1947 में आजाद हुआ। 1982 में पहली बार किसी राज्यसभा लोकसभा में इसका सिर्फ जिक्र आया था सहकारिता का, जबकि सहकारिता एक बहुत बड़ा आंदोलन है। और उसके बाद में बस थोड़ा सा जिक्र आने के बाद में दोबारा से पॉलिसी बंद कर दी गई। जब वाजपेयी गवर्नमेंट बनी थी 2002 में एक नई सहकारी पॉलिसी आई। उसके बाद में लगभग 23 वर्षों बाद में 2025 में नई सहकारिता नीति आई है। आपको एक जानकारी और मैं देता हूँ, अभी तक देश में कोई सहकारी मंत्रालय अलग से नहीं था। 2018 में भारत सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट के अंदर ये सरकार बना और अमित शाह उसको चेयर करते हैं। अब सहकारी मंत्रालय अलग से है देश में। मुख्य बिंदु हैं जो 2-3 हैं, उनकी किस लिए मांग की जाती है? जी, ये जो सहकारिता क्या है कि देश की मुख्य रीढ़ होती है। अगर हम विकसित देशों की बात करें तो विकसित देशों में जो जीडीपी है वहां पर एक बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन 3 से 3.5% सहकारिता क्षेत्र से आता है। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे देश में सिर्फ 0.5% आता है। अगर हमको विकासशील देश से विकसित देश की तरफ जाना है तो कॉर्पोरेशन का इसका जो हिस्सा हमें बढ़ाना पड़ेगा। ये सोच करके कि सहकारिता एक जन आंदोलन बने, 2000 पॉलिसी को लाई गई है। इसका आप लक्ष्य सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसका मुख्य लक्ष्य है कि प्रत्येक गांव में एक सहकारिता एक संस्थान शुरू हो, चाहे वो टीसी सेल के रूप में शुरू हो, चाहे वो किसी अन्य रूप में शुरू हो। इस प्रकार से 3 जो जिला है, जिले में 3 मॉडल सहकारी समितियां बने, ये लक्ष्य रखा गया है। दूसरी दुग्ध क्रांति लाने के लिए ये 3-4 लक्ष्य रखे हैं। इसको सहकारिता को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, डिजिटाइज करने के लिए, इसको कंप्यूटराइज करने के लिए, ऐसे कई सारे लक्ष्यों को रख करके सहकारिता पॉलिसी लाई गई है। इसके अभी नियम आने हैं, लगभग इसके 23 या 24 सितंबर को इसके आने वाले हैं, तब और जाकर के थोड़ा क्लियरफाई हो पाएगा।